भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग नाथ साहित्य और रासो साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने आदिकाल और हिंदी साहित्य के इतिहास के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि टीजीटी पीजीटी 2020 की जो अभी वैकेंसी आई थी उसको रद्द कर दिया गया है, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल भी ना रोकें क्योंकि वैकेंसी रद्द हो गई है, लेकिन फिर भी कुछ दिनों में ये वैकेंसी जरूर आएगी, इसलिए अपनी तैयारी को जारी रखिए। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा जो विषय चल रहा है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में आपके कई टॉपिक दिए हुए हैं, तो विषय हमारा यही चलेगा जब तक इसके अंदर आने वाले सभी टॉपिक पूरे नहीं हो जाते, तब तक हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा नहीं होगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोगों ने कल के वीडियो में आदिकालीन साहित्य को पढ़ा था। देखिए, आदिकालीन साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है और आदिकालीन साहित्य को समझने के लिए हमें ये चारों साहित्य के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में पढ़ा था। अब आज के वीडियो में हम लोग नाथ साहित्य और रासो साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नाथ साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य किसे कहते हैं? तो देखिए, भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया है उसी को नाथ साहित्य कहा जाता है। अब यहाँ पर नाथ साहित्य किसे कहते हैं आप ये समझ गए होंगे। तो जो भगवान शिव के उपासक थे जिन्हें हम लोग नाथ कहते थे, तो उन्हीं के द्वारा ये जो साहित्य रचा गया है उसी साहित्य को नाथ साहित्य कहा जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है सिद्धों की वाम मार्गी योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में नाथ पंथियों के हठ योग का आरंभ हुआ। राहुल संकृत्यायन नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानते हैं। इस पंथ को चलाने वाले प्रमुख 2 लोगों को माना जाता है। देखिए, जो नाथ साहित्य था उसे चलाने के लिए 2 लोगों को प्रमुख माना गया है। सबसे पहले हैं मत्स्येंद्र नाथ और दूसरे हैं गोरखनाथ। इन 2 लोगों को नाथ साहित्य का प्रमुख माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है राम कुमार वर्मा जी ने नाथ पंथ का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है। उसके बाद है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार इन्होंने कहा है कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिम भारत में प्रचार प्रसार के कारण नाथ पंथियों की भाषा ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी तत्वों से प्रभावित रही है। नाथ साहित्य में गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है गोरखनाथ द्वारा रचित कुल ग्रंथों की संख्या 40
मानी जाती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। गोरखनाथ द्वारा रचित कुल ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 40 मानी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, अब देखते हैं कि हठ योग किसे कहते हैं। हठ योग के बारे में गोरखनाथ के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हठ शब्द का अर्थ, तो देखिए गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ, जो कि इनके ग्रंथ का नाम है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, इन्होंने अपने इस ग्रंथ में हठ योग के अर्थ को बताया है। तो हा का अर्थ बताया है सूर्य एवं ठा का अर्थ बताया है चंद्रमा। तो इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे हठ योग किसे कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के योग को ही हठ योग कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम लोग जानेंगे नाथों की कुल संख्या। तो नाथों की कुल संख्या 9 मानी जाती है। इन सभी लोगों के नाम अब हम लोग पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है आदिनाथ, सेकंड है मत्स्येंद्र नाथ, थर्ड है गोरखनाथ, फोर्थ है चरपटनाथ, फिफ्थ है गाहड़ी नाथ, सिक्स है ज्वालेंद्र नाथ, सेवेंथ है चौरंगी नाथ, एट्थ है भर्तहरि नाथ और 9 है गोपी चंद नाथ। तो नाथों की कुल संख्या कितनी है? तो नाथों की कुल संख्या 9 है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे रासो साहित्य के बारे में। देखिए जैन रासो काव्य धार्मिक दृष्टि से प्रधान थे, परंतु रासो ग्रंथ वीर गाथा परक थे। रासो ग्रंथ की विषय वस्तु का मूल संबंध राजाओं के चरित्र तथा प्रशंसा से है। रासो काव्य के रचयिता राजाओं के चरित्र का वर्णन करते थे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखनी है आपको। रासो काव्य के जो रचयिता थे अपने ग्रंथों में राजाओं के चरित्र का वर्णन करते थे। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, रासो साहित्य के अंतर्गत कई कवि आते हैं जिन्होंने रासों में अपने ग्रंथ लिखे हैं, जैसे नरपति नाल, दलपति विजय, जगनीक, चंद्रवरदाई आदि कई कवि हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के रासक शब्द से मानी है। इन्होंने रासों का क्रमानुसार वर्णन किया है। इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के राशक शब्द से मानी है और जो रासो है इसके बारे में क्रम अनुसार उसका वर्णन किया है। तो इन्होंने 3 शब्द यहाँ पर बताए हैं। पहला है रासक, दूसरा है रासा और फिर तीसरा बताया है रासो। तो इस तरीके से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। पहले था रासक, फिर रासा, फिर रासो। उसके बाद नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन्होंने कहा है कि चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्रवरदाई ने लिखा है। चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं और इनके द्वारा रचित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। उसके बाद नेक्स्ट है
रासो साहित्य की विशेषताएं। रासो साहित्य की कुछ विशेषताएं हम लोग पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है, रासो साहित्य में विभिन्न प्रकार की भाषा एवं अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। सेकंड है, रासो साहित्य मुख्य रूप से चारण कवियों द्वारा लिखा गया है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, रासो साहित्य की रचनाओं में ऐतिहासिकता तो है ही, बल्कि जो कवि हैं उन्होंने अपनी कल्पना का समावेश भी किया है। फोर्थ पॉइंट है, रासो साहित्य में कवियों द्वारा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, रासो साहित्य में वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मैंने कवियों के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। तो देखिए, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद वरदाई जी ने लिखा है। उसके बाद है वीसलदेव रासो, तो ये किसने लिखा है? नरपति नाल जी ने लिखा है। परमाल रासो, इसको जगनीक ने लिखा है। उसके बाद है हमीर रासो, इसको शारंगधर ने लिखा है। फिर है खुमान रासो, इसके लेखक हैं दलपति विजय। फिर है विजयपाल रासो, इसको नल्ल सिंह ने लिखा है। आज के इस वीडियो में आदिकाल हम लोगों ने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे भक्ति काल। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, तैयारी को बिल्कुल मत रोकिएगा, वैकेंसी कुछ दिनों में जरूर आएगी। वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।